Welcome to Tarun IAS. My name is रोहित कुमार. सो आज हम बात कर रहे हैं 22 सितंबर 2022 की करंट अफेयर के बारे में, जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है. हम 5-6 ऐसे प्रमुख खबर के बारे में आपके सामने हम लेकर आते हैं. साथ साथ में उसके बेस पर क्विज भी होता है, जो दूसरी वीडियो में आपको मिलेंगे. तो शुरू करते हैं आज का सबसे प्रमुख करंट अफेयर. ये करंट अफेयर जो है, जो समसामयिक घटना है, चीन से संबंधित है. चीन के बारे में आप सभी को पता है. चीन ने अपने मुस्लिम नागरिकों से देशभक्ति की प्राथमिकता के लिए कहा है. किसी भी राष्ट्र में आजकल देशभक्ति एक बहुत बड़ी मुद्दा सी बन गई है. देशभक्ति का प्रमाण दिया जाता है. चीन को ऐसा लगता है कि वहाँ के मुस्लिम समुदाय जो है उसे वे देशभक्त नहीं है, इसलिए उन मुस्लिम समुदायों पर तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं. आपके एग्जाम के लिए उस मुस्लिम समुदाय से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, खास करके इससे पहले भी कई बार उससे संबंधित प्रश्न बन चुके हैं. इसमें यह कहा गया है समाचार के तहत कि चीन ने देश के इस्लामिक संघ और वहां के मुस्लिम समुदायों को यह कहा है कि आप सही राजनीतिक दिशा बनाए रखें और देशभक्ति बनाए रखें. देशभक्ति बनाए के लिए अपने ही राष्ट्र के नागरिकों को कहा जा रहा है कि आप देशभक्ति को बनाए रखें. मुझे लगता है कि जो व्यक्ति जिस राष्ट्र में जन्म लिया है उसके राष्ट्र के प्रति सहानुभूति और देशभक्ति होती है ज्यादातर में, अगर ऐसा देखा जाए तो इसीलिए इस फॉर्म में ये कहा जा रहा है. आप सभी को पता होता है कि अक्सर इस मुद्दों को लेकर मानवाधिकार ने चीन पर काफी दबाव भी बनाया और कई बार चीन को इस क्षेत्र के लिए कहा भी है. ये जो स्पेशली अगर हम बात करें ये समुदाय की, अगर हम बात करें कि ये वास्तविक रूप से कौन से समुदाय हैं, अगर हम इसकी चर्चा करें तो ये समुदाय जो है मुख्य रूप से जो चीन के अंदर में, इसका नाम है आपका उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यक. उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यक ये चीन के पश्चिमी सिनजियांग क्षेत्र में ये लोग अक्सर रहते हैं. सिनजियांग क्षेत्र है पश्चिमी चीन का पश्चिमी क्षेत्र में, वो इलाका जो है उस इलाके में इनका स्थली है. और ये लोग को कहा जाता है कि आप राष्ट्र के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है. तो चीन सरकार ने कहा कि आप अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा को बनाए रखें. हालांकि इस पर कई बार मानवाधिकार का उल्लंघन का आरोप भी लगाया गया है. अधिकांश मुस्लिम देश और इस्लामी सहयोग वाले जितने भी देश हैं इस तरीके के सिनजियांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं. ये भी एक राजनीतिक मुद्दा है कि भारत में अगर मुस्लिमों की बात की जाए या अन्य राष्ट्रों की मुस्लिमों की बात की जाए तो ये सभी देश जो है इस्लामिक सहयोग वाले संगठन वाले लोग आवाज उठाते हैं. परंतु चाइना के जो उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यक के लोग हैं, जो चीन के पश्चिमी सिनजियांग क्षेत्र में ये लोग जो रहते हैं, उन पर इन लोगों का कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है. हालांकि होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग मानवाधिकार का हनन हो रहा है तो इनके साथ सपोर्ट करने की आवश्यकता है. हालांकि अभी चीन सरकार ने ऐसा कहा कि आप राष्ट्रभक्ति बनाए रखें. तो ये प्रमुख है. तो ये प्रश्न आपका बन जाएगा कि उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यक चीन के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, कहां रहते हैं, है ना. इससे संबंधित आपके करंट अफेयर से प्रश्न बन सकता है. दूसरी सबसे प्रमुख अगर न्यूज की बात करें तो हाल ही फिलहाल की बात है. हमारे देश के होम मिनिस्ट्री अर्थात गृह मंत्रालय की में जो 3 पुलिस पदक जो अवार्ड होता है, पदक होता है, तो उस पदक को बंद कर दिया. ये द हिंदू का न्यूज है और इस सरकार की नीति और हस्तक्षेप से संबंधित आपकी प्रासंगिकता है. और इसमें ये समाचार के तहत कहा गया कि हमारी भारत देश के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह, उन्होंने गृह मंत्रालय ने हाल में ही 2018 में एक स्थापित किया गया था 3 पुलिस पदक को स्थापित किया गया था, वो बंद है. तो आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि वो 3 पदक क्या थे. तो ये 3 पदक इस प्रकार से थे कि पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक, पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक, ये खास करके उस क्षेत्र में पुलिसों को दिया जाता है जिनकी सेवा जो है जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में या वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्र में या कश्मीरी वाले क्षेत्र में जो होते हैं, तो वो वहां स्थापित होते हैं. तो उनसे संबंधित जो है आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के देश की सेवा में इनको पदक मिलता था. दूसरा था उत्कृष्ट सेवा पदक और तीसरा था अति उत्कृष्ट सेवा पदक.
ये आज फिलहाल इन तीनों को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है ना। तो ये आपका एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट जो है आपका न्यूज जो सबसे इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है और सबको समझने की जरूरत है इस चीजों को। ये इस तरीके से है कि आप सभी को पता होगा कि जिस प्रकार से न्यूज और मीडिया जो है आजकल अपने आप को पेश करती है और अभद्र भाषा का प्रयोग करती है इसके दौरान में, तो मीडिया को ऐसा माना जाता है, आप सभी को पता होगा कि मीडिया जो है हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। अब इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अगर इस तरीके का भाषा का अगर प्रयोग हो तो ये शायद उचित नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो इस बात पर जोर देते हुए ये कहा है कि ये जितने भी टीवी प्रसारण हैं उन टीवी प्रसारण के दौरान जो है जो एंकर है वो अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करे, राष्ट्र में एकता और अखंडता को बनाए रखे, है ना, अभद्र भाषा का, क्योंकि ये आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और लोकतंत्र को बरकरार रखने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज कल फिलहाल जो है अगर आप रिपोर्ट देखें, वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस रिपोर्ट देखें, तो भारत का स्तर बहुत ही नीचे है, बहुत ही दयनीय स्थिति में है। और जिस तरीके से मीडिया आजकल पेश करती है, जिस तरीके से खबरें पेश करती है, वो ज़्यादातर इरेलेवेंट्स होते हैं, जो देश के हित में वो नहीं होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये हाल में इस बात को कहा कि जितने भी टीवी एंकर की भूमिका में वो सुनिश्चित करने वाले जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं, वो शो में अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें और राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेवार नागरिक और एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते जो है राष्ट्र में सही खबर को फैलाना उनका एक दायित्व है। जनवरी 2021 के तत्कालीन मुख्य जो न्यायाधीश जो एस.ए. बोबडे हुआ करते थे, उन्होंने टीवी पर जो नफरत को रोकने के कानून और व्यवस्था के लिए भी जरूरी बात कही गई थी। जिस तरीके से टीवी के माध्यम से हेट्रेस फैलाया जाता है, नफरत की भावना फैलाया जाता है, हिंदू और मुस्लिम जैसे रूपरेखाओं को उछाला जाता है और एक तरीके से बैमनस और आप कह सकते हैं कि दुश्मनी जैसी बातें की जाती है, तो इससे लोकतंत्र में बहुत बड़ी हानि हो सकती है। भाईचारा, बंधुता और अखंडता जैसी जो हमारे अमूल्य तत्व हैं हमारे संविधान के अंदर में, वो उससे प्रभावित हो सकता है। तो ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने अब टीवी में प्रसारित करने वाले एंकरों के बारे में कहा है। ये प्रमुख है। और जीएस सेकेंड का एक सबसे प्रमुख अगर आप देख सकते हैं, ये है समान अध्ययन सेकेंड का, बिहार से संबंधित ये न्यूज है और ये खुशी की भी बात है कि इस न्यूज के तहत कि बिहार में आप सभी को पता है कि माओवादी का नाम तो सुना होगा, माओवादी, माओइस्ट, मायो का नाम सुना होगा, माओ का नाम सुना, जो चाइना से के कॉन्सेप्ट के बेस पर आधारित है आपका। तो बिहार में नक्सलियों की उपस्थिति से मुक्त हो गया, अर्थात आप कह सकते हैं सीआरपीएफ का प्रमुख ने ऐसा उन्होंने कहा, द हिंदू का न्यूज है और इंडियन एक्सप्रेस का भी है। तो उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ की एक बड़ी सफलता का दावा है कि झारखंड में माओवादी केंद्र को मुक्त किया है। बिहार में जो माओवादी का जो प्रकोप था वो माओवादी से वो मुक्त हो चुका है बिहार। तो इसके लिए आप कह सकते हैं ये आपका प्रश्न बन जाएगा, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के लिए ये जीएस थर्ड का प्रश्न बन सकता है। और यहाँ पर ये चीजें देख सकता है, ऐसा कहा गया कि हमारे जो सीआरपीएफ है, जिसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी कहा जाता है, तो उनके प्रमुख ने हाल में ही कहा कि बिहार में अब वामपंथी उग्रवाद जो है, उग्रवाद है, वो उग्रवाद से वो बिहार मुक्त हो गया है। अब सुरक्षा बल अब झारखंड में माओवादियों द्वारा प्रभावित क्षेत्र में ले जाया जा रहा है। मतलब बिहार में अब माओवादी नहीं है, जितने भी थे उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, वो अपने आप को मुक्त कर दिया था। अब ऐसा इन्होंने इस तरीके से कहा, हिंसा में कमी के लिए इसलिए कहा है कि सीआरपीएफ ने कहा कि लड़ाई अपने अंतिम चरण में है और हिंसा से प्रभावित जो जिले थे
वो 39 जिले, पहले 2010 में 60 जिला हुआ करता था, लेकिन वो घटकर 39 हो गया। और उससे भी अगर देखा जाए तो 90% हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार सबसे अधिक प्रभावित जिले की संख्या 2015 तक 35 से घटकर अब 21 में 25 जिले हो गई। और ये जो 25 जिले जो हैं, अगर हम इसकी बात करें तो एक खास करके छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में ये जिले हैं। बिहार में अब माओवादी जो है पूरी तरीके से मुक्त हो चुका है। बिहार में माओवादी प्रभाव नहीं रहा। ये जितने भी हैं वो झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के राज्यों में ये जिले प्रभावित अभी भी हैं। तो ये बहुत बड़ी सफलता है और ये बहुत बड़ी बात है ये, और अच्छी बात है। यहां पर इस बात को देख सकते हैं, ये आप जीएस सेकेंड में इसको आप कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे प्रमुख, अब एक प्रमुख चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, क्या है ये? विन विन ऑपरेशन चलाए गए थे आप माओवादी से मुक्ति के लिए, तो 3 राज्यों में ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन ऑक्टोपस जो था, ऑपरेशन ऑक्टोपस बिहार में चलाया गया था 2022। ऑपरेशन डबल बुल है आपका झारखंड में चलाया गया। और ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म की बात करें, है ना, उसके बाद ऑपरेशन चक्रबंध की बात करें, ये सारे ऑपरेशन जो थे बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में ये सफलतापूर्वक इनको चलाए गए थे और सफलतापूर्वक हासिल भी प्राप्त हुई, जिनका मकसद ये था कि माओवादी को गिरफ्तार करना। और 592 माओवादियों की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण किया गया इन सभी ऑपरेशनों के माध्यम से। तो ये आपके ऑपरेशंस आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किससे है, ऑपरेशन डबल बुल क्या है आपका, ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म क्या है, ऑपरेशन आप कह सकते हैं कि ये चक्रबंध क्या है। तो ये आपके इससे प्रश्न बन सकता है। एक और सबसे प्रमुख हम इसको खबर को देख लेते हैं कि इसरो ने भविष्य में, इसरो का ये है, और ये आपका साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न बन सकता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों का जो उपलब्ध है उससे प्रश्न आपका बन सकता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इसरो ने हाल में ही कहा कि उसने एक ऐसी प्रणाली, हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली का सफलतापूर्वक उन्होंने प्रदर्शन किया, अर्थात उन्होंने एक हाइब्रिड प्रणोदक प्रणाली बनाया। अब ये प्रश्न बनता है कि हाइब्रिड जो प्रणोदक प्रणाली है क्या? एक फ्यूल है आप कह सकते हैं, जो कि रॉकेट में इसका इस्तेमाल होता है, इसरो ने बनाया है। एक तरीके से कह सकते हैं क्या है, ठोस इंजन और तरल ऑक्सीडाइजर के उपयोग किया जाता है। ठोस जो इंजन, जो सॉलिड जो फ्यूल होता है, और साथ साथ में लिक्विड ऑक्सीडाइजर, दोनों के प्रयोग से ये, इसीलिए दोनों को मिक्स करके क्या बनाया गया? हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली। तो प्रश्न बन सकता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में कि हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली क्या है? तो इसमें ऑप्शन में हो सकता है कि एक ठोस ईंधन और तरल ऑक्सीडाइजर का उपयोग इसमें किया जाता है। सीधा सा सवाल आपको बन सकता है अंडरस्टैंडिंग वाली। अब सवाल ये है कि इसमें कहा गया है ऑक्सीडाइजर की, अगर हम बात करें जमीन आधारित प्रशिक्षण के दौरान देखा गया, तो उसमें कहा कि उड़ान संतुलन में 30 किलो न्यूटन हाइब्रिड मोटर प्रयुक्त एचटीबीपी आधारित जो है टर्मिनेटर हाइड्रो ऑक्सीक्लिक आपका पॉली ब्यूटेलाइन जो है एल्यूमिनाइड सॉलिड फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीजन, इन सभी को मिलाकर ऑक्सीडाइजर को बनाया जाता है। तो ये भी आपके लिए एक वीवीआई के तौर पर अगर प्रश्न इसमें बन सकता है। 300 मिलीमीटर का साउंडिंग रॉकेट मोटर पर 15 सेकंड के लिए प्रदर्शित किया गया और ये सफलतापूर्वक आपको हुआ। अब चलिए बात करते हैं कि हाइब्रिड जो प्रणोदन प्रणाली के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो आधुनिक कुशल ये जो है हरित है, ग्रीन है, सस्टेनेबल है, मैनेजेबल है, सुरक्षित है। तो ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये बहुत ही सस्टेनेबल है, बेहतर है। दूसरी, भविष्य में मिशन के लिए ये नई प्रणोदक तकनीकी के मार्ग को प्रशस्त करेगा। तीसरी बात ये है कि ये जो तरल प्रणोदक प्रणाली है समर्थन परीक्षण के लिए काफी है, और जबकि एसटीबीपी और एलओएक्स दोनों हरित है, आपका ग्रीन है, आपका क्रायोजेनिक एलओएक्स का प्रबंधन भी सुरक्षित है, मोटर के प्रारंभ के लिए आपका थ्रॉट, ये सारा जो इसके अंदर में आप इससे देख सकते हैं। तो ये 5 जो न्यूज था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। तो इसी प्रकार से
हम आते हैं दूसरे वीडियोस में आपको नई करंट अफेयर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे संबंधित आप क्विज या प्रश्नोत्तरी MCQ जरूर सॉल्व करें जो आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। प्ले लिस्ट में जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ये हमारे लिए थोड़ा बेहतर होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।